हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेलस लॉ क्या होता है, पोलराइड्स कैसे बनाए जा सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय पोलराइड्स देखा था, साथ में डिस्कस किया था डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट। आज के क्लास में हम मेन के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, बार बार पैटर्न पूछा जा रहा है, उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। कोई बीम है अनपोलराइज्ड लाइट की जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इज पास्ड थ्रू अ पोलराइड ए से पास करती है। तो देखो आई नॉट की इंटेंसिटी रखने वाली लाइट अगर अनपोलराइज है तो आई नॉट बाई 2 हो जाती है, इंटेंसिटी आधी हो जाती है एक बार पास करने से। कह रहे दूसरे से पास करती जो बी है उसका प्रिंसिपल एक्सिस 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर मान लो इधर ये वाइब्रेशंस निकल के आ रहे हैं, ये वाले वाइब्रेशंस निकल के आ रहे हैं और इसको दूसरे पोलराइड से पास किया जाता है जो ऐसा है, तो ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इधर की इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 है, तो इधर की इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू होगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45। तो ये क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 4। ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आओ देखो, इजी है। कह रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जाती, पाथ डिफरेंस बताना इन टर्म्स ऑफ एन करस्पॉन्डिंग टू हैविंग मैक्सिमम। ठीक है, तो आई की वैल्यू लिखना सीखा था, आई इज इक्वल टू होता आई मैक्सिमम 4 आई नॉट होता है और यहां पर होता है कॉस स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई में 2। कहा इंटेंसिटी मैक्सिमम की हाफ है, तो आई मैक्स बाई 2 यहां है, यहां पर है आई मैक्स। याद रखो आई मैक्स किसको लिखा गया है, तो आई मैक्स लिखा गया है 4 आई नॉट को आई मैक्स लिखा है हम लोगों ने। ठीक, यहां पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 बनेगा। यहां से देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बाई 2 बनेगा, 1 बाई 2 का स्क्वायर रूट 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 में कॉस की वैल्यू होती है कॉस पाई बाई 4 की, तो कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा कॉस 5 बाई 2। तो यहां से फाई की वैल्यू निकल के आएगी पाई बाई 2। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 पाई बाई 2 आएगी, 5 पाई बाई 2 आएगी, डॉट 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 यहां पर लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इन 2 में पाई बाई 2। और अगर फाई की वैल्यू आएगी तो पाथ डिफरेंस पूछा इन्होंने, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, 2 पाई बाई लैम्डा इन 2 में डेल्टा एक्स। नाउ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहां से डेल्टा फाई वो क्या होगा 2n प्लस 1 इन 2 में पाई बाई 2। ठीक है, और इन 2 में यहां आ जाएगा लैम्डा, लैम्डा लिख लिया, डिवाइडेड बाई में 2 पाई आएगा, डिवाइडेड बाई में 2 पाई आएगा। देखो पाई से ये पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू लिख दो, तो ये बन जाएगा 2n प्लस 1 इन 2 में लैम्डा बाई 4 बनेगा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हो देखो, अगले में कह रहे हैं कि 2 कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेस एंड आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यहां पर देखो S1 S2 है, दोनों पॉइंट सोर्स हैं। यहां से अगर मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया जाए, यहां पर P है, तो यहां से अगर हम ये वैल्यू लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू मान लो हमने कहा ये x है हमारे पास, सपोज थोड़ी देर के लिए x है, तो अगर वो x होगा ये d है, तो ये हमारे पास d माइनस डेल लिखा हुआ है कि नहीं। और अगर यहां से इस पॉइंट की बात करोगे तो इस वाले में क्या लिखोगे, ये d हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो इस वाले की वैल्यू लिखी जा सकती है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इस वाले की वैल्यू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डी माइनस डेल का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा। डेल की वैल्यू बहुत छोटी है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल जो बनेगा यहां से वो क्या होगा, पाथ डिफरेंस कांस्टेंट आ जाएगा, और पाथ डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो यहां पर लिख सकते हैं कि जो हमें फ्रिंज पैटर्न मिलने वाला है दैट विल बी कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे। और अगर पूछता कोई ऐसा नहीं पूछ के ऐसे पूछा होता, ये कुछ ऐसा पैटर्न है, बताओ कैसा पैटर्न मिलेगा, यहां स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन के लिए कौन सा पैटर्न ऑब्जर्व किया गया था, याद होगा, तो यहां पर लिखा था S2p माइनस S1p इज इक्वल टू में लिखा गया था d साइन थीटा। इसका मतलब ये कांस्टेंट निकल के आ रहा, 2 पॉइंट के बीच का पाथ डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। ये कैसा होता था, हाइपरबोलॉइड। अगर ऐसा हो तो सारे पैटर्न देख लो, अगर याद नहीं है तो ये 2 ऐसे हैं, या फिर ऐसे इसे लिखो, ये ऐसा, ये दूसरा वाला ऐसा, और सामने यहां पर स्क्रीन रखी जाए तो फ्रिंज पैटर्न कुछ ऐसा बनता था, ये फ्रिंज पैटर्न बनता था। ये सारे के सारे टाइप के फ्रिंज पैटर्न याद रखने हैं। अगला क्या है, द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप इज
डिस्टेंस बतानी है x, तो x का फार्मूला लिखा गया था 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2 म्यू साइन थीटा। ये जो 2 म्यू साइन थीटा होता है इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर, इसमें वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। तो 1.22 इंटू में लैम्डा की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 बन जाएगी, डिवाइडेड बाई में यहां बनेगा 2 और न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू है 1.25। सॉल्व कर दो इसी को, ये वैल्यू किसके करीब आ रही है एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा 1.22 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई में 2 और फिर से डिवाइड करवा देते हैं 1.25 से, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 2.44 इंटू में 10 टू द पावर -7 मिलेगा। तो इसको 0.244 इंटू में 10 टू द पावर -6 लिख सकते हैं, तो ये आएगा 0.244 माइक्रोमीटर। ऐसा है कोई ऑप्शन? ये देखो ये ऑप्शन है, ठीक है। आगे आओ, अगले में क्या कह रहे हैं, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप इज मतलब 250 सेंटीमीटर, वेवलेंथ, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बतानी है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बताना है तो साइन थीटा में थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई में ए होता था, तो 1.22 ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, तो वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, तो -9 डिवाइडेड बाई में ए की वैल्यू क्या है, तो डायमीटर दे रखा है, कहां गया, हाँ 250 सेंटीमीटर -2। सॉल्व कर दो इसी को, ये वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर -7 रेडियन के करीब मिलेगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, यहां से निकाल सकते हैं। आगे आओ, बोल रहे हैं 2 कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस वेव्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। 2 वेव बना रहे हैं, इंटेंसिटी मान लो I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी I2 है, ठीक। विच इंटरफेयर आफ्टर इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू में 16, मतलब 16/1 हो गया। तो कह रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स आर इन द रेशियो, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव कैसी लिखी जाएगी, तो सिंपल है, इसको लिख सकते हैं I मैक्स अपॉन I मिनिमम को क्या लिखा गया था, √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाई में √I1 माइनस √I2। अगर ये फार्मूला नहीं पता तो भी सवाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा बन जाएगा, तो इसको हम 4/1 लिख सकते हैं और इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो देखो 4 में 1 को ऐड कर दो, 4 में से 1 को माइनस कर दो, इसमें इसको ऐड करोगे 2 यहां पर I1 बन जाएगा और इसमें से इसको माइनस करोगे 2I2 बन जाएगा, यहां पर बनेगा, ठीक है। तो ये देखो इससे कैंसिल हो गया, यहां पर बन गया 5/3 इज इक्वल टू में I1/I2 बन जाएगा। और जानते हैं यहां पर जैसे ही इसके ऊपर से रूट हटेगा इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 25/9 बन जाएगा। आगे आओ, कह रहे हैं लाइट वेव्स इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है। एक ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब के ऊपर एक वेव नॉर्मली इंसिडेंट होती है, ठीक है, और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू में क्या है 1.5 है, ठीक है। 4% ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट, यहां पर जो EI है उसका एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है 30 वोल्ट पर मीटर। आगे कह रहे हैं देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द वेव प्रोपगेटिंग इन ग्लास मीडियम, तो वो ट्रांसमिटेड होगी, और ट्रांसमिटेड के लिए अगर फार्मूला लगाएं तो हमें सबसे पहले एम्पलीट्यूड को रिलेट करना होगा इंटेंसिटी के साथ। तो इसको हटाओ, आओ फार्मूला देखते हैं इंटेंसिटी का कैसे काम करता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई वॉल्यूम है, ठीक है, इस वॉल्यूम का क्रॉस सेक्शन दिया गया है, लेट सपोज स्मॉल s है, और v स्पीड से अगर वेव कोई चलती है t टाइम तक, तो v इंटू में t बन जाएगा, ये लेंथ किसी टाइम t के लिए बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या बन गया, तो s इंटू v इंटू में t बन जाएगा, सही है। तो अगर यहां से हम एनर्जी लिखें तो एनर्जी इज इक्वल टू में क्या लिखा जाता है, u इज इक्वल टू में हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू में क्या लिखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा SVT। देखो ये होती एनर्जी डेंसिटी, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कराएंगे एनर्जी आ जाएगी। और याद होगा इंटेंसिटी जो लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती, इंटेंसिटी लिखी जाती एनर्जी अपॉन एरिया पर यूनिट टाइम। तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यहां पर बन जाएगा SVT डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं इसे AT। देखो यहां से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, मतलब AT का मतलब ST, ऐसे लिख लो। अब जब दोनों जगह लिख रहे हो तो ऐसे लिख दो, S इंटू में T,
यहां पर बन जाएगा s इंटू में t। एस टी से देखो एस टी कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में v। v यहां पर स्पीड है। सही है। अब क्या करना है, रिफ्लेक्टेड तो बता दिया है 4% से, तो ट्रांसमिटेड कितना होगा 96%। तो यहां पर लिख सकते हैं हाफ ऑफ एप्सिलॉन इंटू में ई टी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में वहां पर स्पीड मान लेते हैं v है। दूसरी साइड में क्या होगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन इंटू में ई आई का स्क्वायर, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट होगा, और इंटू में यहां पर क्या लिख सकते हैं c, और इसका कितना परसेंट, तो इसका 96% बनेगा। सही है। ये इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड वाली, वो इंटेंसिटी है इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंट का 96% हमारे पास ये वाला वैल्यू बराबर हो जाएंगी। अब सॉल्व करना, देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, बाकियों को सॉल्व कर दो। तो यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, याद होगा म्यू इज इक्वल टू लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ओवर, या फिर ऐसे c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगी, यहां पर बन जाएगा ई टी स्क्वायर इंटू में यहां v इज इक्वल टू में इधर क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई आई का स्क्वायर बन जाएगा, c बन जाएगा ये 96 डिवाइडेड बाई में 100 बनेगा, ठीक। स्पीड अगर लिखा जाए v इज इक्वल टू c बाई म्यू होता है कि नहीं, हाँ ये भी होता है, तो रख दो यहां पर। तो एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखें बार बार, ये देखो इससे कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन आर यहां पर क्या बन जाएगा ई टी स्क्वायर इंटू में वी की वैल्यू c डिवाइडेड बाई में म्यू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में यहां पर बन जाएगा ई आई का स्क्वायर इंटू में c इंटू में 96 डिवाइडेड बाई में 100 बन जाएगा। सॉल्व कर दो, c से c कैंसिल हो रहा है इधर से इधर, तो बचा क्या रह गया, यहां पर वैल्यू क्या निकल के आएगी ई आर या एप्सिलॉन आर इंटू में ई टी का स्क्वायर, ठीक है, इज और डिवाइडेड बाई में यहां पर बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू में, इन सबको सही करो तो यहां पर ई आई का स्क्वायर बनेगा इंटू में 96 डिवाइडेड बाई में 100 बनेगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, तो ई टी की वैल्यू चाहिए, ई आई दे रखा है, तो क्या आएगी इधर से देखो, यहां से अगर हम ई टी की वैल्यू निकालते हैं ई टी, तो ई टी इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, इस साइड आओ, ई आई का स्क्वायर है तो ई आई हो जाएगा इधर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ये बन जाएगा 96 डिवाइडेड बाई में 100, ठीक, और इनटू में बन जाएगा ये म्यू, ठीक है, और क्या बन जाएगा डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन आर बन जाएगा, एप्सिलॉन आर बन जाएगा, हाँ ठीक है बन गया, म्यू इधर चला गया, एप्सिलॉन आर इधर चला गया, ठीक है, और इसके ऊपर लगेगा स्क्वायर रूट, और बाहर क्या लिखा गया है ई आई, ठीक। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ई टी जो निकल के आएगा वो क्या बनेगा 96 डिवाइडेड बाई में 100 इंटू में म्यू की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5 है, और डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं इसे, तो इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, यहां पर बन जाएगा ई आई। सॉल्व कर देंगे इसकी वैल्यू, तो ये निकल के आएगी अप्रोक्सीमेट 24 वोल्ट पर मीटर। ई आई की वैल्यू यहां पर दे रखी है ना 30 वोल्ट पर मीटर, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगी 24 वोल्ट पर मीटर। इसके आगे आओ बात करते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं 2 लाइट बीम्स हैविंग इंटेंसिटीज I एंड 9I, ठीक है, इंटरफेयर टू प्रोड्यूस ए फ्रिंज पैटर्न ऑन ए स्क्रीन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम्स इज π/2, ठीक है। 2 इंटेंसिटी की वेव है, एक I है एंड दूसरी 9I है, ठीक है। एक पॉइंट पर π/2 का फेज आ रहा है, तो I इज इक्वल टू में क्या होता है, या I रिजल्टेंट जो लिखी जाती वो लिखी जाती है I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा 10I प्लस स्क्वायर रूट, यहां पर 2 रहता है, 2 के अंदर स्क्वायर रूट, यहां पर I इंटू में 9I लिखते हैं, और यहां पर लिखा जाएगा cos π/2, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, यहां से वैल्यू आई 10I IR की वैल्यू पहले फेज डिफरेंस के लिए। दूसरे के लिए कह रहे हैं पाई हो, तो IR इज इक्वल टू आ जाएगा डैश मान लेते हैं, तो 10I तो ये रहने वाला है, और यहां पर अगर पाई रखोगे cos पाई -1 होता है, तो यहां पर बन जाएगा 6I। चेक कर लो एक बार, क्या बना 3 इधर बाहर आएगा 6 बनेगा, और माइनस, ठीक है, तो ये बन जाएगा 4I। उन्होंने पूछा है क्या, डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट P एंड Q कितना होगा, तो एक तरफ से 10I आया, एक तरफ से 4I आया है, डिफरेंस हो गया 6I, ठीक। आगे आओ देखो,
आगे क्या बोल रहे हैं, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा व्हेन अ ग्लास प्लेट म्यू थिकनेस लैम्डा एक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ द वन ऑफ द इंटरफेरिंग beam, the intensity at the position where the central maxima occurred previously remains unchanged. क्या कह रहे हैं, इंटेंसिटी जहां पर पहले था ऐसा, तो ऐसे लिख लो ना, म्यू माइनस 1 इंटू में टी इज इक्वल टू में क्या लिखते हैं, एन इंटू में लैम्डा लिख सकते हैं, लिखते हैं ना, ठीक है, जनरली ऐसा लिखते हैं हम। पहले लैम्डा पर मिल रहा था वहां पर, अभी भी मिल रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू माइनस 1, म्यू कितना है 1.5 माइनस 1 हाफ, इंटू में टी की वैल्यू क्या है, तो टी की वैल्यू है लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू में एन इंटू में लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल करवा दो, यहां से एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 2n आ जाएगा, 2n आएगा। पूछा क्या उन्होंने, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू हो सकती है एफ एन इज इक्वल टू 1 देन एक्स इज इक्वल टू में 2 आ जाएगा, तो इसे हम 2 लिख सकते हैं, सिंपल है। आगे आओ, बोल रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज 12 mm, फ्रिंज विड्थ इज 12 mm, तो यहां पर बीटा इज इक्वल टू में 12 mm पहले से दिया गया है। कह रहे हैं इंटायर पैटर्न को अगर हम वाटर में इमर्ज करवा दें तो नई फ्रिंज विड्थ क्या आएगी, बीटा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय में म्यू, याद होगा स्पेशल केस YDSC के क्या थे, तो 12 mm है, डिवाइडेड बाय में म्यू की वैल्यू क्या है 4/3 है, तो यहां पर बनेगा 12 और ये 3 36 4 9, तो बीटा डैश की वैल्यू क्या आएगी 9 मिलीमीटर आ जाएगी, तो नई फ्रिंज विड्थ 9 मिलीमीटर हो जाएगी। आगे आओ, आगे कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 0.6 mm डिस्टेंस अपार्ट, इसका मतलब ये स्मॉल डी की वैल्यू बोल रहे हैं। पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है, दैट इज ये है कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट्स, द फर्स्ट डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली। एक मिनट समझो ये कहना क्या चाहते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, देखो ये है इसके सामने वाली स्क्रीन का पार्ट, तो ये S1 है, ये S2 है, बोला है द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज है इसके जस्ट इधर साइड बनती है, तो अप्रोक्सीमेट इसी पॉइंट पर बनती है ना डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज यही बनती है, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज अगर यहां बनेगी तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डार्क यहां, फर्स्ट डार्क यहां, तो यहां पर तो ये ऐसा पैटर्न बनता है ना, बिल्कुल सही बात है, तो यहां से यहां ये क्या है डिस्टेंस, फ्रिंज विड्थ ही तो होती है, हाँ, तो इन्होंने क्या बोला फ्रिंज विड्थ ले लो हमसे, वो कितनी है 0.6 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर फ्रिंज विड्थ दे दिया इन्होंने। पूछा क्या है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी होगी, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट कैसे निकाल सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है डी लैम्डा बाई डी, सॉल्व कर दो, बीटा की वैल्यू 0.6 मिलीमीटर है तो -3 कर लेते हैं, इज इक्वल टू में डी की वैल्यू क्या आएगी, यहां लैम्डा है, डी है 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है नहीं पता, और डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू 0.6 इंटू 10⁻³ है, तो 36 बनेगा तो 0.36 आ जाएगा, और इंटू में 10 कितना बन जाएगा -6, और डिवाइडेड बाई में 0.8 इज इक्वल टू में लैम्डा बनेगा। सॉल्व कर दें इसे तो क्या आएगी वैल्यू, ये बन जाएगा 0.36 डिवाइडेड बाई में 0.8, ये आ जाएगा 0.45 इंटू 10⁻⁻6, तो हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, राइट साइड में बढ़ा दें 4.5 इंटू 10 कितना बनेगा -7 मीटर में आ जाएगा। उनको किस में चाहिए, नैनोमीटर में चाहिए, तो कितना हो जाएगा 45 0, ठीक है 450। अगला क्या बोल रहे हैं, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज विड्थ, ठीक है एंगुलर विड्थ दे रखी है, क्या होती है लैम्डा बाई डी, एंगुलर विड्थ है, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो ना ऐसे, ठीक। ऑन स्क्रीन 2 मीटर अवे फ्रॉम पर्टिकुलर वेवलेंथ दिस एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज व्हेन होल सिस्टम इज इमर्ज, ठीक है एंगुलर विड्थ बतानी है, तो एक काम करो ना, इसकी एंगुलर विड्थ अगर हम देखें तो कितनी है 0.35, ठीक, और ये हो जाएगा लैम्डा, तो इसको हमें रेडियन में बदलना पड़ेगा, तो पाई डिवाइडेड बाई में 180 इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या है, तो लैम्डा की वैल्यू 450, ठीक है 50 इंटू 10 कितना है
तो डायरेक्ट लिख लो, यहां से हटाओ इसे, डायरेक्ट लिखो। फ्रिंज विड्थ क्या होगी, सब आधे मतलब 1/9 हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.35 डिग्री हो गया, और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय में लिखते हैं इसे हम 7/5 हो जाएगा। और पहले फ्रॉम फॉर पर्टिकुलर नहीं 2 मीटर फ्रॉम पर्टिकुलर वेवलेंथ 450 एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज विड्थ द एंटायर पैटर्न इज, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये वैल्यू क्या बनेगी, नई वाली वैल्यू, तो 0.35, ठीक है। और क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 7/5, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज द एंगुलर विड्थ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय में 7, ठीक। इसको सॉल्व करें तो 5 5 25 2 बचेगा, और 5 3 15 15 17 बच जाएगा। पॉइंट कहां लगेगा, यहां लगेगा, डिवाइडेड बाय में 7 आएगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो लगभग में कितना लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय में 7 डिवाइडेड बाय में 1.75, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ये लगभग में इतना 7 डिवाइडेड बाय में, इसको कैसे लिखा गया, इसको लिखा हमने 1/7 डिवाइडेड बाय में 1.75, और इसको सॉल्व किया 1/4 आ गया। इन्होंने अल्फा की वैल्यू पूछी थी, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी। एक एक लाइन के क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन आओ देखो, ये क्वेश्चन एडवांस का है जो इस बार आया था। इसमें तीनों टॉपिक इन्वॉल्व हैं, रे ऑप्टिक्स भी है, वेव ऑप्टिक्स भी है, साथ में यहां पर पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी है। डिस्कस करते पहले पढ़ो इसे। कह रहे हैं ए प्लेन पोलराइज्ड blue light ray is incident on a prism such that there is no reflection from the surface of the prism. The angle of deviation of the emergent ray is 60 degree. See figure, figure इधर है, ये देखो। फिर कह रहे हैं the angle of minimum deviation for red light for the same prism is, ठीक है, 30 degree. The refractive index of the prism material for the blue light is √3. Which of the following statement is are correct? चलो पढ़ना शुरू करो। ब्लू लाइट जो होगी वो पोलराइज्ड होगी इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ प्रिज्म, और साथ में बताना है रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा और एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना आएगा। चलो इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो पढ़ा था हम लोगों ने ब्रूस्टर्स एंगल में, कि मान लो अगर हमारे पास ये इंटरफेस दिया गया है, यहां पर कोई लाइट आकर के गिरती है जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये वाले कंपोनेंट भी हैं और दूसरे वाले ये कंपोनेंट्स भी हैं, तो ये बताओ अनपोलराइज्ड लाइट है। और अगर ये इंसिडेंस ब्रूस्टर एंगल पर होता था, दैट मींस ये आईपी हो जाए अगर, तो इन दैट केस इधर जो लाइट जाती है उसके अंदर केवल डॉट्स रहते हैं, और इधर जो लाइट जाती है उसमें केवल ये एरोज रहता है। याद होगा, सही है। तो अगर कुछ ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ये इधर चली जाती है, इधर चली जाती है, कुछ डॉट्स इधर चले जाते हैं वैसे। तो एक बात ये देखो, यहां पर अगर अनपोलराइज्ड लाइट आकर गिरती है तो जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो तो रिफ्लेक्ट होते हैं, और उसके परपेंडिकुलर वाले यहां से रिफ्लेक्ट होते हैं। क्वेश्चन में देखो कहा है कि जब ब्लू लाइट यूज की जाती है, प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट, तो रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा, तो रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएंगे तो नहीं होगा। देखो कैसे, अगर मान लो इस तरह से लाइट के वाइब्रेशंस जाएं, इस तरह के वाइब्रेशंस जाएं, तो ये कौन से वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के वाइब्रेशंस है, ठीक। तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस के इंसिडेंस है। अगर ये इस पर इंसिडेंट होंगे तो बताओ ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस के वाइब्रेशन होंगे तो इससे पार कर जाएंगे, यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और फाइनली इधर की तरफ निकल जाते हैं, ये ऐसे निकल जाते हैं। तो इस केस में सारी कैलकुलेशंस करनी है, आओ करना शुरू करते हैं। पूछा है कि ब्लू लाइट इज पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ऑफ कोर्स अगर पोलराइज होगी प्लेन ऑफ इंसिडेंस में तभी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अगर नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन होगा अगर अदर कंपोनेंट आएंगे तो, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरे में बताना है एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45। तो एंगल ऑफ प्रिज्म देखो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां पर लाइट आकर गिर रही है, हम नया फिगर बना लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। एक मिनट, इधर देखो, यहां से मान लेते हैं लाइट आकर गिरती है इसके ऊपर, यहां पर नॉर्मल बना दो, ये एंगल आई होता है, और जिस एंगल पर ये आकर के गिरेगी उस एंगल को क्या लिख देंगे हम, आईपी लिखेंगे, क्योंकि ब्रूस्टर एंगल पर ऐसा होगा। और इसकी वैल्यू क्या लिखी जाती है, tan इनवर्स म्यू। ब्रूस्टर एंगल क्या था,
वो लिखा जाता था IP इज इक्वल टू में tan म्यू के बराबर, ऐसा लिखते थे। तो म्यू इज इक्वल टू क्या, म्यू इज इक्वल टू tan IP, उल्टा लिखिए, म्यू इज इक्वल टू में tan IP। तो यहां से IP की वैल्यू tan इनवर्स म्यू बनेगी, tan इनवर्स म्यू। तो यहां से देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया था, यहां पर देखो लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फॉर ब्लू लाइट इज √3। तो अगर इसे हम √3 लिख देते हैं, दैट मींस दिस वैल्यू इज 60 डिग्री। तो अगर ये वैल्यू 60 डिग्री आएगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है ही ब्लू लाइट के लिए। कौन सी लाइट है, ब्लू लाइट है, वो भी पोलराइज्ड है। ठीक ठीक, अब सुनो, यहां हम स्नेल्स लॉ अगर यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, 1 sin 60 इज इक्वल टू में √3 sin r। साइन r में हम sin r1 लिख लेते हैं, यहां से ऐसे लाइट गई ऐसे गई तो हम इसको r1 लिख देते थोड़ी देर के लिए। sin 60 की वैल्यू बोलो √3/2, √3 से √3 कैंसिल हो गए, बनेगा 1/2 इज इक्वल टू में यहां क्या आ जाएगा, sin r1 आएगा, sin r1 आएगा। तो r1 की वैल्यू क्या निकल के आई, तो r1, ये लाइट कितनी बार लिख गया है, तो यहां से r1 इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 30 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 30 डिग्री बन गई। यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो 30 डिग्री ये वैल्यू मिल गई हमें। अगर बेसिक ज्योमेट्री लगाई जाए तो याद होगा, क्या लिख सकते हैं हम इसे, ये I हो गया, ये R हो गया, डेविएशन जो लिखा जाता है वो लिखते हैं I प्लस E माइनस A लिखा जाता है डेविएशन। डेल दे रखा, I दे रखा, हमारे पास E नहीं है ना A है, तो A निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो A निकालने के लिए यहां पर यूज करते हैं ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री, ये वाला एंगल क्या होता है, A होता है कि नहीं होता। यहां पर देखो क्या है, यहां पर बोल रहे हैं डेविएशन जो प्रोड्यूस हुआ वो 60 डिग्री का है। तो डेविएशन अगर 60 डिग्री का होगा, ये ऐसा, ठीक है, ये इधर 60 डिग्री का डेविएशन हो गया, 60 डिग्री। तो बताओ यहां पर ये del1 होगा और यहां पर ये del2 आएगा। del1 क्या होगा बोल दो ना, तो del1 होगा दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो del1 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत अच्छा, ठीक है। अब ये 60 है 30 है, ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू 30 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये 30 आ गया, 30 आ गया, तो बाहर वाला ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू 30 डिग्री आ गई, सुनना ध्यान से, ये वैल्यू 30 डिग्री आ गई। यहां पर होता है E, यहां पर क्या लिखा जाता है, R2। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, हाँ लिख दिया जाता है। तो del2 हमारे पास निकल के आ गया और del1 हमें निकल के आ गया। R1 पता है, I पता है, A बताना है। तो A की वैल्यू क्या हुआ करती थी, A कैसे निकाल सकते हैं बताओ, यहां से देखो A की वैल्यू ऐसे निकाल लो, यहां से ये वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। बोलो ठीक है, 30 डिग्री है ये। अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये ऐसे नहीं बताना तो मत बताओ इसे, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ये 30 डिग्री, तो अंदर वाला एंगल जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। नहीं होगा, होगा, देखो ये वैल्यू 30 डिग्री, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ 45 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 होगा, इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहां ये 30, यहां ये 30, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या होने वाली, 30 हो जाएगी, तो इधर 60 बनेगा। तो उस केस में A की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो A की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 60 डिग्री। कैसे, देखो ये 60, इधर वाला 60, 120 हुआ, 180 में कितना बचा रह गया, 60 बचा रहेगा, तो A की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। क्या एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू 60 है, नहीं है, गलत है ये। आगे आओ, आगे क्या पूछा है, इधर है रेड लाइट, इमर्जेंट रे जो जाएगी उसका तो I बताना है, तो यहां से इस वाले से लिखवा लो। यहां पर सिमेट्री की वजह से हुआ, देखो 30, ये वाला 30, ये वाला 30, तो इस वाले को 60 होना पड़ा, ठीक है। आगे आओ, ये फार्मूला लगाएं, तो यहां लिखोगे 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री, 30 क्यों, डेल की वैल्यू 60 है, I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो वो 60 डिग्री है, प्लस E की वैल्यू पता नहीं हमें, A की वैल्यू निकल के आई 60 डिग्री, ठीक। अब अगर हम देखें इसको इससे कैंसिल करवा दें, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री निकल के आई। इन्होंने बोला भी था, देखो the angle of refraction for blue light in air at the exit plane the prism is 60 डिग्री। तो बाहर जब जाएगी 60 डिग्री होगा। इसकी कैलकुलेशन तो हो गई। रेड लाइट की कैलकुलेशन करो, तो रेड लाइट की अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन भी बन रहा है, तो मिनिमम डेविएशन का इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, इतनी मैथ करने की जरूरत क्या है, फार्मूला लगा लो डायरेक्ट।
क्या होता है फार्मूला, म्यू इज इक्वल टू में साइन डेल एम प्लस ए बाई टू, और यहां पर आ जाएगा साइन ए बाई टू। चलो बोलो, साइन डेल एम कितना बोल रहे हैं, तो रेड लाइट के लिए डेल एम देखो कितना है, तो बोला गया है डेल मिनिमम 30 डिग्री, तो यहां 30 डिग्री हो गया, यहां पर 60 डिग्री हो गया, डिवाइडेड बाय में 2 हो गया, और यहां पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय में 2। सॉल्व कर दो तो 60 और 30 बन जाएगा 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री की वैल्यू होती 1/√2, और यहां पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये निकल के आ जाएगा √2। तो हमारे पास ये वाला आंसर भी सही निकल के आएगा। तो कौन से आंसर सही हो गए, ए सी डी, बी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे के सारे सही हो गए। इस बार ये एडवांस का क्वेश्चन था, इसमें देखो सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, रे ऑप्टिक्स भी यूज हो रही है, वेव ऑप्टिक्स भी यूज हो रही है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट, दोनों को दोनों कंबाइन कर दिया गया, तो इस तरह से क्वेश्चन बना था। तो इसमें जस्ट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट पास करता है, कौन सा कंपोनेंट नहीं पास करता है, वो सारी बातें। ठीक, आई थिंक कि सारे क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लगेगा वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस तरह से आप क्वेश्चन इस चैप्टर के ट्राई कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 सेशन अलग से हो चुके हैं, बाकी जब भी क्लास चल रही थी उसके भी टाइम में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इस क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। अब आप अपनी नोटबुक या फिर जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है जिसमें स्टडी मटीरियल है, उसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए अब आप कर सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर दिया है, तो हमारे पास यहां पर सेकंड पेपर में अगर बात करें तो रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है, वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दोनों की दोनों क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो तब तक के लिए वेव ऑप्टिक्स की जितनी भी क्लासेस अब तक हुई हैं उनको रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।